हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट्स लिए गए हैं, लगभग हर क्वेश्चन से आपको रिवीजन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो आज आप वीडियो बहुत ही केयरफुली एंड तक देखना, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। वीडियो को अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कल का रिवीजन करेंगे रोजाना की तरह। सबसे पहले हम लोग 12 अक्टूबर को देखते हैं। कल क्या हम लोग पढ़े थे कि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस, और 12 अक्टूबर को मनाया गया इस बार विश्व दृष्टि दिवस, जो कि अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। भारतीयों को निकालने के लिए इजराइल से अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपना राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक स्वायत्त निकाय बनाया गया है, मेरा युवा भारत। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। ये भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अभी रिलायंस फाउंडेशन के साथ समझौता किए हैं। इसके अलावा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। ये रिकॉर्ड कौन बनाया है? मणिकांत होबलीधर ने बनाया हुआ है। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है। और अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एनिमेटेड सीरीज केटीबी भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। इसके अलावा 21 और 22 अक्टूबर को पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी इस बार यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करी हुई है। अभी हाल ही में दोस्तों मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को एक बार फिर से रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार यानी कि बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड मिला है रिफाइनरी कैटेगरी में। तो ये लगातार दूसरी बार पाई हुई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अब हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं नवरात्रि ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो आज आप इसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे डिटेल्स इसकी बताता हूँ। एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी डिटेल की, और इसकी क्विज मिल जाएगी, तो आप क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? अब तक आप वेटलैंड साइट सुनते थे, यानी कि रामसर साइट जैसे सुनते थे। तो रामसर साइट मतलब रामसर का एक कोई रीजन, कोई क्षेत्र, ठीक है, रामसर स्थल। लेकिन अब पूरी की पूरी सिटी को ये रामसर साइट या कहें वेटलैंड साइट घोषित किया जा रहा है। ये सिटी कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर उदयपुर राजस्थान की सिटी है। राजस्थान की सिटी है, और इसे अभी भारत की पहली वेटलैंड सिटी घोषित की जा रही है। इसे सिटी ऑफ लेक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, उदयपुर को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये रामसर साइट वगैरह है क्या। एक्चुअली में 2 फरवरी को 1971-72 में ये कन्वेंशन किया गया था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक जगह का नाम है, ईरान का एक जगह है रामसर। तो उसी सिटी में रामसर पर वेटलैंड्स पर कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियां। आर्द्र भूमियां वे होती हैं जहां पर नमी वाला क्षेत्र ज्यादा होता है या आर्द्र मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे में वो पशु पक्षियों के लिए या पर्यावरण के लिए वो स्थान जो है अनुकूल माना जाता है। तो उन अनुकूल स्थानों को या कहें आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर सब लोग मिल करके वेटलैंड कन्वेंशन में ये घोषणा किए कि अब से दुनिया भर के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, फिर उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल आप देखते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद रामसर साइट की लिस्ट बननी शुरू हो गई। भारत में ऐसे ऐसे बनते बनते 75 रामसर साइट हो गई हैं आज के टाइम पर। आज के टाइम पर भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। अच्छा जी, एक चीज और पूछा जाएगा, पहली भारत की रामसर साइट कौन थी? तो आप बताना चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ है? ओडिशा में है। चिल्का लेक भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये बात ध्यान रखना। तो उसी लेक में क्या होगा, उसी लेक को क्या है, पहले रामसर साइट चुना गया था, ओडिशा में है ये, और एक लैगून झील है, ये भी पूछा जाएगा। तो फिलहाल उदयपुर सिटी जो है ये बनने जा रही है, ये वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया। बाकी चीजें मैंने बता दिया है। तो ये केंद्र सरकार की राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत इसे लाया जाएगा, इसमें ये शामिल किया जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये भारत का पहला है, तो भारत के पहले से हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। अभी देखो, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव अभी गोवा में मनाया गया। जियो फाइबर ने या कहें कि जियो कंपनी ने अभी जियो एयर फाइबर लॉन्च किया। ये भारत का पहला एयर फाइबर ब्रॉडबैंड था।
सांची मध्य प्रदेश, ये सांची सिटी है और ये बन गई है भारत की पहली सोलर सिटी। ये याद रखना, ये भारत की पहली सोलर सिटी है और यूपी की पहली सोलर सिटी अयोध्या को बनाई जा रही है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है, अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया सितंबर में, 2 सितंबर को इसरो के द्वारा। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बनाया गया है और पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग स्ट्रीट सर्किट जो है ये चेन्नई में बनाई गई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला, अक्टूबर 2023 में साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? साउथ इंडियन बैंक, इन्होंने अपना चेयरमैन भी बदल दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इसके एमडी और सीईओ चेंज हुए थे, पीआर से सादरी बने थे। अब इन्होंने चेयरमैन भी चेंज कर दिया है, वो बने हैं वीजे कुरियन। तो वीजे कुरियन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये होंगे नए चेयरमैन। और एमडी और सीईओ की बात करें तो वो हैं अब पीआर से सादरी। क्लियर है, किसके? साउथ इंडियन बैंक के। तो 25 जनवरी 1929 को स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? केरल में है, ये ध्यान रखना, अक्सर लोग मुंबई लगाते हैं। केरल के त्रिशूर में इसका हेडक्वार्टर है और ये सलीम गंगाधरन की जगह पर आएंगे। आगे कुछ नियुक्तियां प्रमुख जो हुई हैं पिछले दिनों में उनका रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो अभी मुनीष कपूर को दोस्तों आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था। वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ये भारतीय नौसेना के, ये नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये बीआरओ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। और दिनेश दास, ये यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बनाए गए हैं। के एन शांता कुमार, ये पीटीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और राहुल नवीन का नाम याद रखना, ये ईडी के नए निदेशक हैं। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और नेस्कॉम का अभी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों चेंज किया गया। अध्यक्ष बनाया गया राजेश नाम्बियार को, उपाध्यक्ष बनाया गया सिंधु गंगाधरन को। और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये बनाए गए हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। क्लियर, आगे अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें भारत है दोस्तों 111वें स्थान पर। बहुत ही खराब पोजीशन है। टोटल ओवरऑल 125 देशों में ये लिस्ट जारी की गई रैंकिंग, और उसमें भारत 111वें स्थान पर है। भारत पिछली बार 107 पर था, इस बार 111 पहुंचा, यानी 2022 में तो इससे बेटर स्थिति पर था, इस बार 2023 में तो और बुरी स्थिति पर पहुंच गया है भारत। क्या भारत के अलावा और भी देश ऐसे हैं? नहीं, और देशों की अगर बात करें भारत के जैसे पड़ोसी देशों की, तो उनकी बेटर पोजीशन है। यहाँ पर पहले देख लो, भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इस लिस्ट को, इस रैंकिंग को। क्यों? अभी मैं कारण बताता हूँ। पहले देख लो ये जारी करता कौन है। तो ये रिपोर्ट जारी किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने। ये आयरलैंड की एक संस्था है, आयरलैंड की एक संस्था है। और वेल्ट हंगर हेल्फे, ये जर्मनी की एक संस्था है। इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। पहले पर टॉप पर है बेलारूस, सेकंड पर बोस्निया और थर्ड पर है हर्जनगोविना। भारत 111वें स्थान पर है। अच्छा, भारत का अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर पूछा जाए तो आप बताएंगे 28.7। जो बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए थोड़ा डीप में जाकर। अब देखो यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति 102वीं बताई गई है, बेटर पोजीशन पर है, चलिए ठीक है। 81वां बताया गया बांग्लादेश का, सबसे घनी आबादी वाला देश है लेकिन इसका 81वां, भारत का 111वां। नेपाल का 69वां। श्रीलंका का 60वां बताया गया। अभी एक साल भी ठीक से नहीं हुए हैं, यहाँ पर भुखमरी चल रही थी, मतलब यहाँ पर दूध वगैरह 200-300 रुपए लीटर चल रहे थे। इनको 60वें पोजीशन पर दिए हैं, रखे हैं, और यहाँ पर 111वें पोजीशन पर। भारत सरकार इसको रिजेक्ट कर रही है। क्यों रिजेक्ट कर रही है? इसके पीछे का कारण, भारत सरकार का तर्क जो है वो क्या है, सुनिए। एक्चुअली में भारत सरकार का कहना है कि इनका सैंपल साइज कम है। सैंपल साइज क्या होता है इसको समझिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों संस्थाओं ने जारी किया है। तो ये दोनों संस्थाएं कैसे जारी करती हैं? ये जाकर सर्वे करती हैं। सर्वे करती हैं, कुछ अपने पॉइंट्स इनके होते हैं, उन पॉइंट्स पर जा जाकर के सर्वे करती हैं। और ये 125 देश की अगर लिस्ट है तो मतलब 125 देशों में इनके लोग गए और वहां पर सर्वे किए। इन्होंने सर्वे कितने कितने लोगों पर किया है वो होता है सैंपल साइज, मतलब कि आप एक देश में कितने लोग पर सर्वे किए वही आपका सैंपल साइज हुआ। तो इन्होंने 3-3 हजार लोगों पर सर्वे किया है, यानी इनका सैंपल साइज है 3000 लोग का। भारत की आबादी 142 करोड़ से भी ज्यादा है, और ये मात्र 3000 पर रिपोर्ट जारी करके ये रैंकिंग जारी कर दी है।
तो कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, भारत सरकार ने ये भी कहा है कि इन्होंने जो 5 पॉइंट बताए हुए हैं ना, उन 5 में से 4 पॉइंट जो है वो केवल और केवल चिल्ड्रंस को लेकर है, बच्चों को लेकर के है। और भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, मतलब तेजी से बढ़ता हुआ युवा आबादी वाला देश है। यानी कि अपना जो एवरेज जो आबादी है वो 15 से 29 तक ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। 29-30 या लगभग 35 तक का युवा आबादी भारत में ज्यादा है। तो ऐसे में आप कैसे सिर्फ बच्चों का, वो भी 3000 का सैंपल लेकर के पूरा पूरा देश का आप रैंकिंग जारी कर दे रहे हो? इसलिए भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर आपसे कोई डिटेलिंग में पूछे तो कारण आप ये बताइएगा। फिलहाल पिछले दिनों में जो भी इंडेक्स आया था, अच्छा एक चीज और, ये मैंने जो डाटा था, जो फैक्ट था, वो आपके सामने रखा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी राय जरूर सुनना पसंद करूंगा, देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 जो है ये हम लोग देख लेते हैं। मतलब पिछले दिनों में कौन कौन से इंडेक्स आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान रखना, ये पूरा साल भर का आपका रिवीजन है। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111 पे। ओकला ने अभी ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग जारी की गई है इंटरनेट की, इसमें 47वें पर भारत है। डब्ल्यू के द्वारा अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया और इसमें 40वें स्थान पर हम लोग हैं। आईएमडी ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की है, यानी कि प्रतिभा सूचकांक जारी किया है, ये 56वें स्थान पर भारत को बताता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इसमें हम लोग 161वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया आईएमडी के द्वारा, और इसमें हम लोग 40वें स्थान पर हैं। डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई, इसमें हम लोग 127वें पर हैं। हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक ये जारी किया गया, इसमें हम लोग 103वें पर हैं। अच्छा, दुख है तो खुशहाली भी आन लो। खुशहाली में 126वें स्थान पर हैं। आप लोग खुशी नहीं रहते हो। देखो, विश्व बैंक और यूएससीसी यानी कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें 42वें पर है हम लोग। विश्व बैंक की रसद संपदा सूचकांक जो है ये जारी की गई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, इसमें 38वें पर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया उसमें हम लोग 80वें स्थान पर है। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए जो लाया जाता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ लाया जाता है। ये आपके लिए इसलिए लाया जाता है जिससे आपका घंटों घंटों का समय बचाया जा सके, आपको सारा कंटेंट एक जगह दिया जा सके, और इसकी पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री दी जाती है। इसको तैयार करने में हम लोग का बहुत समय जाता है। आप टाइमिंग देख सकते हो, अभी 3:23 के आसपास में हो रहे हैं। तो ये इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं सो करके उठाऊं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात से ही इस पर काम चल रहा है और चीजें अभी तक बन रही हैं। कभी कभी कंटेंट इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये सब बना बना के अभी भी 1 घंटे का और प्रोसेस है, उसके बाद आपके पास ये वीडियो प्रस्तुत होगी। तो आप शेयर जरूर किया करो, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आज मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग शेयर करते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत को मैं आसान यहाँ से कर रहा हूँ तो आप शेयर करो इस चीज को, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ, कहीं पर शेयर जहां जहां पर कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से वो आप शेयर करो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंतरिक्ष यान मानव द्वारा बनाया गया सबसे तेज गति प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट बना? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर इसको देख करके ना आप भी चौंक जाओगे। अभी एक अंतरिक्ष यान है, ये मानव द्वारा आज तक के बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट बन गया है, मतलब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। कौन सा है वो? पार्कर प्रोब। पार्कर प्रोब या कहें सोलर पार्कर प्रोब, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। मैंने इसको कई बार बताया है, अपनी वीडियोस वगैरह में जिक्र किया है इसका। तो नासा का पार्कर प्रोब जो है ये 2018 में लॉन्च किया गया था, सोलर पार्कर प्रोब। अभी रिसेंटली ये जो है ये सूर्य का चक्कर लगा ही रहा है, पहुंच ही रहा है। अभी पहुंचने में टाइम लगेगा, 2024 तक पहुंचेगा। ये बेसिकली 19 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था, और ये सूर्य के करीब तक, जहां तक इसको जाना है वहां तक, ये 2024 तक पहुंचेगा। तो ये किस लिए जा रहा है? सूर्य की जो बाहरी परत होती है ना, कोरोना, बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, तो उसका अध्ययन करने, उसको स्टडी करने जा रहा है। तो बहुत ज्यादा तो करीब नहीं जाएगा, लेकिन काफी हद तक करीब जाएगा, और ये वहां तक भी पहुंचने वाला आज तक का पहला मिशन है। मतलब सूर्य के सबसे करीब यही पहुंच रहा है, सोलर पार्कर प्रोब। तो इसने ना अभी अपनी स्पीड जो है 6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटा, इसने अपनी स्पीड पा ली है। सोचो, 6,35,000 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सामने से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई यान गया, वो भी अंतरिक्ष यान, इतना बड़ा यान होता है। फिलहाल
इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है जो 2021 में 5,86,000 किलोमीटर प्रति घंटे का इसका रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये जो है अभी सूर्य के और ज्यादा निकट पहुंच गया है, 7.26 मिलियन किलोमीटर की दूरी अभी रह गई है, तो वहां तक ये पहुंच गया है। नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत ने आदित्य एल1 लॉन्च किया है। आदित्य एल1 पर मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई थी। एल1 पॉइंट बहुत ज्यादा पास में ही है, पृथ्वी से बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल हम लोग वहां तक भी पहुंच रहे हैं, ये भी अपना पहला ही सोलर मिशन है, तो बड़ी बात है। आदित्य एल1 के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप सर्च करना आदित्य एल1 एमजेटी एजुकेशन, डीप एनालिसिस के साथ वीडियो बनाई गई है, आप उसको देखिए, मजा आएगा। उसमें पूरा पूरा लैंग्वेजन पॉइंट के बारे में सब कुछ बताया गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अक्टूबर को कहां पर 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 की मेन समिट तो हो चुकी है, सितंबर में हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ मीटिंग्स, कई सारी मीटिंग्स बाकी हुई हैं। तो उनमें अभी 9वीं G20 की संसदीय अध्यक्षता की शिखर सम्मेलन, यानी पार्लियामेंट्री की, जो पार्लियामेंट्स होते हैं, संसद होते हैं, उनकी ये मीटिंग थी, इसीलिए इसे P20 कहा जा रहा है, पार्लियामेंट्री 20, ठीक है। तो ये 9वीं थी, मतलब इसका 9वां संस्करण था। G20 का संस्करण तो ठीक था, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि G20 का कौन सा संस्करण इस बार आयोजित हुआ। यहाँ पर इसकी 9वां संस्करण हुआ। कहां पर हुआ? ये नई दिल्ली के यशोभूमि में हुआ। नई दिल्ली के यशोभूमि में हुआ। यशोभूमि, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। G20 हुआ था भारत मंडपम में, ठीक है, लेकिन अभी यशोभूमि में ये P20 हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना। और ये क्योंकि अभी इसके पहले ही फेज का अभी उद्घाटन किया गया, अभी ये तो बन रहा है, और बनेगा तो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग खबर निकल करके आई, ये कनाडा का क्या नाम है इसका, जस्टिनवा, ये मान ही नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो वाला जो, मतलब कि कनाडा का जो प्रतिनिधित्व था, वो इसमें शामिल नहीं हुआ। कनाडा की तरफ से वहां के स्पीकर रोमोंडे मैग्ने आने वाले थे, लेकिन वो कहे कि हम नहीं आएंगे अभी, ठीक है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे अभी। चलो, तो फिलहाल 13 अक्टूबर को ये हुआ यशोभूमि नई दिल्ली में। अच्छा, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब देखो, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, ये जो है, ये तो G20 वाली थीम है। इसी में आगे पार्लियामेंट जोड़ दो तो ये P20 की थीम हो जाएगी। आसान है, ये आप याद कर लोगे, और ये तो याद ही होगा, ये आप आगे जोड़ देना, ठीक है। चलो, तो ये G20 का हुआ P20। अच्छा जी, अब G20 के बारे में अगर बात करें, अगला वाला G20 कहाँ होगा? अगली वाली मेजबानी ब्राजील करेगा। एक चीज और याद रखना कि G20 के शेरपा कौन थे इस बार? शेरपा आपसे पूछा जाएगा, तो शेरपा थे दोस्तों अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो थे, ये थे शेरपा इस बार के G20 के। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, भारत ने कितना पैराग्राफ का अभी वो दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया? तो 83 पैराग्राफ का, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण सम्मेलन है, इनको हम लोग रिकॉल करेंगे। तो देखिए, अभी हेवा का इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन हुआ वाराणसी में। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन हुआ मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन, ये पहला था, इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार का जो था 15वां था, और वो जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, ये दुबई में हुआ है। 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में हुई। और हेली शिखर सम्मेलन ये हुआ खजुराहो मध्य प्रदेश में। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिल लेखक शिव शंकरी को किस वर्ष के लिए 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? 32वां सरस्वती सम्मान, इन्हें घोषणा की गई थी मार्च में, तो मैं आपको बताया ही था क्वेश्चन, लेकिन अभी इनको दिया गया है, ये प्रदान किया गया है पुरस्कार। ये 2022 के लिए सम्मानित की गई हैं। तो 32वां शिवशंकरी जी को दिया गया है, ठीक है। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान या बिहारी पुरस्कार, और व्यास सम्मान, ये तीनों ही दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और तीनों की ही शुरुआत हुई थी 1992 में। तो ये बात याद रखना। तो यानी तीनों का ही संस्करण कौन सा? 32वां। तो 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान तो इनको मिला। अच्छा, इनको किसके लिए मिला? इनकी 2019 में आई थी इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम, तो सूर्यवंशम के लिए इनको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, इसमें पुरस्कार राशि 15 लाख मिल रही है। आजकल ना एसएससी जो है वो पूछ रहा है कि पुरस्कार राशि कितने मिल रहा है, अर्जुन पुरस्कार में, द्रोणाचार्य पुरस्कार में, सरस्वती सम्मान में। तो इन सब में ध्यान रखना, पुरस्कार राशि जिनका भी आने वाले समय में एग्जाम होगा वो देख लेंगे। तो
अब ब्यास सम्मान भी देख लेते हैं। ब्यास सम्मान 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागल खाना के लिए, और बिहारी सम्मान ये माधव हाड़ा को मिला पंचरंग चोला पहन सखीरी के लिए। क्लियर? अच्छा, नवरात्रि ऑफर्स स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और इस ऑफर के तहत आज के दिन पर और आज से 2 दिन और पर, केवल 3 दिनों के लिए ये ऑफर, 3 दिनों तक अगर आप एमजीटी ऐप से कुछ भी लेते हो ई बुक या वीडियो कोर्सेज, तो आपको आधे दाम पर मिलेगा, 50% डिस्काउंट पर मिलेगा। 50% डिस्काउंट देख करके आप परेशान मत होना। आज आप देखोगे तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल्स पर आपको कोई 90% दे रहा होगा, कोई 80% दे रहा होगा, कोई 70% डिस्काउंट दे रहा होगा, कोई तो 99% दे रहा होगा डिस्काउंट। लेकिन वो डिस्काउंट लगाओगे भी ना, फिर भी आपका जो रेट आएगा वो आपका कहीं 900, कहीं 1000, कहीं 1500 के ऊपर पड़ रहा होगा। यहाँ पर कोई भी हेर-फेर नहीं किया जाता है कि प्राइस बढ़ा दिया जाए, उसके बाद ऑफर लगा करके उसको नीचे किया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। आपको जो जेन्युइन, जो 999 अपना दाम था पहले से, उसी पर 50% का डिस्काउंट लगेगा और 499 में आप जीएस सफलता बैच ले सकते हो। और भी बैच बाकी के, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी बिहार एसएससी का बैच आज लाइव हो जाएगा। यूपीपी का अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका बैच ले सकते हो। यूपी पेट वालों के लिए खैर तो अभी समय नहीं बचा हुआ है। इसके अलावा भी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी बैच ले सकते हो जाकर के एमजीटी ऐप पर। ठीक है, तो जब ये ऑफर आया करो तो इसका फायदा आप लिया करो, इसको मिस मत किया करो। तो आज आप जाइए, इस बैच को लीजिए, और यकीनन मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको 3000 5000 में जो जो लोग कोर्स लॉन्च करते हैं ना, वो पूरा उस लेवल का कंटेंट और उससे भी बेटर कंटेंट आपको ये 499 में मिल रहा है जीएस सफलता बैच में। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है जीएस सफलता बैच, और आपके हिसाब से अगर कुछ लगता है तो आप वो जाकर के वहां पर ले सकते हो। कई सारे बैच एग्जाम, टारगेटेड एग्जाम के लिए भी हैं। ठीक है, जीएस स्पेशल तैयार करना है तो जीएस सफलता लेना। इसके लिए कूपन कोड क्या यूज करना होगा आपको? दुर्गा 50। ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, कल जिन लोगों ने ई बुक लिया था, जैसे कुछ लोग हैं ई बुक नहीं ले पा रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, तो व्हाट्सएप नंबर जो ज्वाइन दिया गया है ना, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको अन्य मेथड भी बताए जाएंगे। अगर आप एप्लीकेशन से नहीं ले पा रहे तो आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, आप वहीं पर पेमेंट करके यूपीआई के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी ई बुक प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप भी कर दिया करो, अगर मान लो यहाँ से नहीं ले पा रहे हो, जिनका एंड्रॉइड ऐप नहीं है, जिनके पास आईफोन है या जिनके पास लैपटॉप है, तो वो लोग अगर लेना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग तो ऐप पर जाकर के इसे ले सकते हैं। इस पर भी कूपन कोड अप्लाई होगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीजें हमारी मिलेंगी एमजीटी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर एमजीटी ऐप मिलेगा और ई बुक सेक्शन में जाकर मिलेगा, यहीं से व्हाट्सएप पर पहुंच सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा पाई हैं 2 कंपनियां, कौन कौन? एक राइट्स लिमिटेड, एक एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, भारत में 14 नवरत्न कंपनियां थी, ये तो मैंने अभी जब पिछली 14वीं बनी थी ओएनजीसी विदेश, तो मैंने बताया था आपको। अभी देखो ये 15वीं और 16वीं बनी है। तो देखो ये बनी है 15वीं और ये बनी है 16वीं। ये 2 और नवरत्न कंपनियां आ गई हैं। ये आपको एरकॉन दिख रही है और ये आपको दिख रही है राइट्स। अच्छा, दोनों ही रेलवे मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो रेलवे के तहत ही आती हैं। तो एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। एरकॉन जो है ये है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं योगेश मिश्रा जी। राइट्स लिमिटेड की बात करें तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, गुड़गांव में हेडक्वार्टर है और राहुल मिठल जी इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? आगे, ये 14 वो कंपनियां हैं नवरत्न जिनको आप पहले पढ़ते थे, मतलब 14 ये था, 2 और आया है। अभी विकिपीडिया वगैरह पर पूरा अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अभी 14 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 और नई आ गई हैं, तो अब कुछ दिन में यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर मोटा मोटा तेजी से, तो बेल, कॉनकॉर, ईआईएल, एचएएल, एमटीएनएल, नाल्को, एनबीसीसी, एनएमडीसी, इसके अलावा नवेली लिग्नाइट, आरआईएनएल, एससीआई, आरवीएनएल और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसके अलावा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये 14 और हैं। ठीक है, आगे, लॉरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? अच्छा, महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। लॉरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? ये बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह पहले से थे, नीरज चोपड़ा को अभी बनाया गया है। ठीक है, लॉरियस का। अच्छा, लॉरियस के द्वारा एक ब्रेक थ्रू अवार्ड दिया जाता है। पिछली बार इनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, फाइनलिस्ट बने थे, फाइनल तक गए थे, लेकिन इनको नहीं मिला था अवार्ड। उसी लॉरियस ने, जो पिछली बार इनको अवार्ड नहीं दिया था, वही संस्था इस बार, इस साल इनसे अपना प्रमोशन करवा रही है। देख रहे हो,
ये है नीरज चोपड़ा की पावर। तो लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पहल को ये प्रमोट करेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय आप जानते ही हो। इनके प्रोफाइल के बारे में फटाफट से अगर हम लोग देखें तो ये हरियाणा से आते हैं। इंडियन आर्मी में इनकी रैंक जो है वो सूबेदार की है। इन्होंने दोस्तों 2018 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता। इसके बाद ये 2022 वाला कॉमनवेल्थ नहीं खेल पाए थे, नहीं गए थे खेलने। 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड जीता और पहली बार एथलेटिक्स में भारत को इंडिविजुअल में गोल्ड मिला था। इसके बाद इन्होंने 2022 में जब विश्व चैंपियनशिप हुआ तो उसमें सिल्वर जीते। उसके बाद 2023 वाले में विश्व चैंपियन हुआ उसमें ये गोल्ड जीते। 2022 वाले में डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड जीता था, इस बार डायमंड लीग में ये सिल्वर जीते हैं। फिर अभी 2023 में एशियन गेम्स हुआ और उसमें भी इन्होंने जीत लिया गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको मैंने रिकॉल कराया हुआ है कई बार, तो आज आप देख सकते हो। नीचे का जो 3 है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन बनी? पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची अभी फोर्ब्स ने जारी की है। इसमें भारत की इकलौती पीएसयू बन गई है एनटीपीसी। एनटीपीसी वैसे एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है और ये सबसे ज्यादा नियोक्ता वाली कंपनी बन गई है। देखो फोर्ब्स ने 2023 की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट जारी करी हुई है, तो इसमें एनटीपीसी जो है ये टॉप पर है। दुनिया भर की टॉप 700 कंपनीज की बात करें तो उसमें 261वें स्थान पर इकलौती कंपनी है एनटीपीसी, भारतीय इकलौती। देख रहे हो, 700 कंपनियों में केवल एक कंपनी है भारत की। चलिए एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और गुरदीप सिंह जी इसके महानिदेशक हैं। ये एक महारत्न कंपनी है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट में इसको रखे हैं। इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को। जो डिजास्टर्स आते हैं, जो आपदाएं आती हैं, उनके प्रति कैसे बचा जाए, नागरिकों को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे अलर्ट किया जाए, इन सबके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अभी आपने देखा 1-2 दिन पहले भारत सरकार ने भी सबके पास अलर्ट भेजा था एक टेस्टिंग के लिए, तो ऐसे आपदाओं से बचने के लिए है। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या रखी गई है? फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर ए रेसिलिएंट फ्यूचर। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1989 से, तो 13 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस रहे, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे। वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। ब्रह्मोस ई बुक आप जाइए लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हैं तो वीडियो कोर्स भी लीजिए। दुर्गा 50 कूपन कोड यूज करना मत भूलना और व्हाट्सएप कर लेना अगर जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, एक बार आप कोर्स लेकर के एक बार हमें सेवा का अवसर जरूर दो। एक बार देखो कंटेंट, क्वालिटी में दम देखो, उसके बाद आप लोग जो है अपने आप से खुद ही प्रचार करोगे, अपने भाइयों बहनों और सबको दोस्तों को बताओगे, प्रमोट करोगे। तो एक बार आप लोग जो है जरूर आप सेवा का मौका दें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था हुरून इंडिया की रिच लिस्ट जो आई है इसमें सबसे अमीर सेल्फ मेड विमेन कौन है इंडियन, तो वो है राधा बेम्बू। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, वो है मोगा। आज आपको क्या बताना है? भारतीयों को निकालने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान सूडान में चलाया गया था भारत के द्वारा? तो सूडान से कौन बताया गया था? कल देखो, कल मैंने इसको डिटेल में बात किया था, तो जिन लोगों ने कल की वीडियो देखा होगा वो जरूर आंसर करेंगे। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान का शुभारंभ किया गया है किस राज्य के द्वारा? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो आप डिटेल में जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से नवरात्रि ऑफर का फायदा उठाइए। आप सभी को एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। मिलेंगे अगली क्लास में, तो अगली नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।